मुंबई की सीधी सड़क पर काली BMW बहुत तेजी से दौड़ रही थी और उसे भी ज़्यादा तेज बजने वाला म्यूजिक गाड़ी के अंदर था जिसमें वो सब मस्त थे। वो चारों मनमौजी उस वक्त अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हों को जीने में मदहोश हो रहे थे। गाड़ी चलाने वाला सफियान था। अगर उसे कोई बात करनी होती तो अपनी बात उन तीनों तक पहुंचाने के लिए जोर से चिल्लाने लगता, क्योंकि इतने तेज म्यूजिक में किसी को भी उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। उन सब में सिर्फ एक वही था जो थोड़ा समझदार लग रहा था, बाकी तो जैसे नशे में मदहोश थे, क्योंकि उसे गाड़ी चलानी थी और वो ड्राइविंग के दौरान कभी भी पीने की गलती नहीं करता था। सड़क पर गाड़ी के साथ साथ चांद भी उनके पीछे था, जिसकी मंजिल न जाने कहाँ थी। सफियान लगातार उन जंगली बंदरों की टोलियों को गालियां दे रहा था जिन्हें वो खुद ही यहाँ लेकर आया था और अब बुरी तरह पछता रहा था। यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम के बाद अब सबने ये प्लान बनाया था कि पूरी दुनिया घूमेंगे और शुरुआत हिमाचल के पहाड़ों से करेंगे। सफियान भी उनके प्लान में बराबर का शरीक था, मगर अब वो सख्त बेजारी के आलम में गाड़ी चला रहा था। वो अपनी मम्मा की वजह से भी बेहद फिक्रमंद था, क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले उनकी कॉल आई थी। उसके पापा जो बिजनेस मीटिंग पर तुर्की गए हुए थे वो आज ही वापस आ गए थे और सफियान की मम्मा उसे कॉल करके वापस बुला रही थी और सफियान ने आने से साफ मना कर दिया तो उनका मूड ख़राब हो गया, जिसकी वजह से सफियान का अपना मूड भी बिगड़ गया था। जो भी था वो अपनी मम्मा को कभी नाराज़ नहीं करता था। वो अभी सोच ही रहा था कि गाड़ी वापस मोड़ ले, मगर अचानक कोई सफ़ेद साड़ी में लिपटी लड़की उसकी काली गाड़ी के बिल्कुल कुछ गज के फासले पर आकर खड़ी हुई थी। सफियान ने जोर से ब्रेक पर पैर रखा। गाड़ी उस सफ़ेद साड़ी वाली लड़की से बस कुछ ही इंच की दूरी पर रुकी थी। कुछ सेकंड की देर और होती कि वो लड़की गाड़ी के नीचे आ जाती। सफियान का गुस्सा जैसे आसमान को छूने लगा। व्हाट द हेल, वो पूरी ताकत से जोर से चिल्लाया तो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे तीनों लोग जो एक झटके से आगे उछल कर आए थे, बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया और सफियान को गालियां देने लगे। अब इस साले, खुदकशी का प्लान है तो अकेले मर, हमें क्यों साथ लेकर मरना चाहता है? अभी तो मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देखा, अभी तो मैंने बहुत सारे ऐश करने बाकी रहते हैं। अभी तो शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, और तू चाहता है कि मैं कुंवारा ही इस दुनिया से चला जाऊं? गुस्से से चीखते हुए अदील ने अपना सारा गुस्सा सफियान पर निकाला था। सफियान ने गुस्से से घूरकर उसे देखा और फिर जोर से बटन दबाया, म्यूजिक बंद कर दिया। फिर दोबारा घमंड भरी नज़र से उन तीनों नमूनों को देखा था। खुदकुशी का प्लान मेरा नहीं बल्कि उन मैडम का है जो गाड़ी के सामने आ गई हैं। उन सब ने सफियान की बात सुनकर चौंक कर सामने देखा तो एकदम से सन्न रह गए। अरे यार, इस वक्त तो सुनसान सड़क पर इतनी हसीन लड़की क्यों टहल रही है? आदिल सफ़ेद अप्सरा का एक्सरे करता हुआ मदहोशी से बोला था। अरे पागल, लगता है नशे में दिमाग चल गया है तुम्हारा। इस वक्त सड़कों पर लड़कियां नहीं आत्माएं टहलती हैं। अपनी खैर मनाओ, सफ़ेद बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया है। उन सब में सबसे ज़्यादा डरपोक सफदर था और उसकी ये भविष्यवाणी सुनकर सब गर्दन मोड़कर उसे देखने लगे जैसे उसका दिमाग चल गया हो। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये किसी का खून पीकर ही यहाँ से जाएगी, इसलिए बाहर निकलने की गलती कोई ना करे, बल्कि जितनी जल्दी हो सके गाड़ी यहाँ से निकालो यार। वो सबको डराने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर सफियान उसे अफसोस से देखता हुआ झुंझलाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया, क्योंकि वो सफ़ेद बिल्ली वो लड़की अब तक उसकी गाड़ी के सामने किसी बेजान मूर्ति की तरह खड़ी हुई थी। जी मोहतरमा, क्या प्लान है आपका? यहाँ से हटना है, ये गाड़ी ऊपर से गुजारनी पड़ेगी। वो सीधे उसकी कांच सी आंखों में देखता हुआ बोला था। मुझे मार दो प्लीज़, मैं बेसहारा हूँ। वैसे भी मेरे मरने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो सफियान की आंखों में देखते हुए शिद्दत जज्बात से बोली तो सफियान का पूरा मुंह खुल गया। रात के इस वक्त ये क्या तरीका है मेलो ड्रामा करने का? हटो रास्ते से, मेरा मूड पहले ही बहुत ख़राब है। वो उसे हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ ले जाने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे तीनों लोगों के मुंह पूरी तरह खुल गए। अबे यार, ये चुड़ैल को कहाँ लेकर जा रहा है? बिल्कुल खिसका हुआ इंसान है, क्या इसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता? सफदर के जिस्म पर कपकपी सी छा गई थी। खुदा के लिए मुझे अपने साथ ले चलो, वरना उस चौधरी के आदमी मुझे मार डालेंगे। वो लड़की अब मरने का इरादा रद्द करते हुए सफियान से जिद करने लगी कि वो उसे अपने साथ ले जाए। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम मरना चाहती थी और अब साथ चलने की बात कर रही हो। अजीब खिसकी हुई चीज़ हो तुम। मेरा वक्त ख़राब मत करो, हटो यहाँ से। वैसे भी मेरी गाड़ी में जगह नहीं है, और तुम्हें कहाँ बिठाऊँ? क्या सर पर बिठा कर ले जाऊँ?
वो उसे नज़रअंदाज करता हुआ वापस पलटा तो वो उसके पीछे पीछे लपकी थी और अचानक ही उसके कदमों में आकर गिर गई। सफियान की एक टांग जोर से पकड़ ली। तुम्हारी गाड़ी में एक सीट खाली है, मैं जानती हूँ, मेरी मदद कर दो। वक्त पड़ने पर मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी। उसकी काली जुल्फें सफियान के कदमों में बिखर रही थीं। वो अजीब सी स्थिति से दो चार हो चुका था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़की ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रखकर किसी लड़के से यूं मदद मांगी हो। रात के उस पहर सुनसान सड़क पर उसका दिमाग वैसे भी काम नहीं कर रहा था। अचानक अदील ने दरवाज़ा खोलकर बाहर कदम रखा। ये मंजर उसके लिए अविश्वसनीय था। वो ठहरा सदा का छिचोरा इंसान, इतनी खूबसूरत लड़की सफियान के कदमों में गिरी थी। अदील के दिल को जिससे कुछ हुआ था। अरे इससे क्या मदद मांगती हैं आप? ये तो पत्थर दिल है। मुझे बताइए क्या बात है, आपको कैसी मदद चाहिए? हम आपकी मदद करेंगे। वो चेहरे पर दुनिया भर की हमदर्दी सजाकर बोला। वो लड़की एक नज़र में ही किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैं बस इनसे कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी लिफ्ट दे दें, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, उसने डर से कांपती हुई आवाज़ में कहा। आदिल ने बिना कुछ सोचे गाड़ी का दूसरा दरवाज़ा खोला और उसे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया, और वो तो जैसे इसी इशारे के इंतजार में थी, झट से गाड़ी में बैठ गई। सफियान ने अदील को घूर कर देखा, फिर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर आकर बैठ गया। उसका मूड पहले से ज़्यादा बिगड़ चुका था। अदील, फैजी और सफ़ी ने अपनी बिखरी शक्लें शीशे में संवारी थीं। लड़की की मौजूदगी के एहसास ने जैसे उन्हें जकड़ लिया था, और वो यानी वो लड़की बिल्कुल गुमसुम सी बैठी बाहर भागते नज़ारों को देख रही थी। उसकी रूह में जैसे एक सुकून सा उतर आया था। आज की रात उसकी आज़ादी की रात थी और वो इसे चैन से गुजारना चाहती थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। इस लम्हे का इंतजार उसने बरसों किया था। आखिरकार आज उसका बदला पूरा होने वाला था। न जाने ये सफ़र उसे कहाँ ले जाने वाला था, मगर इतना यकीन था कि अगला पड़ाव उतना दर्दनाक नहीं होगा जितनी उसकी पिछली ज़िंदगी रही थी। वो सब तकलीफ़ों का हिसाब एक ही रात में चुकाने वाली थी। अब वो सीट की पीठ पर सिर टिकाए आंखें मूंदे कोई मधुर सा नगमा गुनगुनाने लगी। गाड़ी एक सफ़ेद होटल के बाहर आकर रुकी। रात के लगभग 3 बज रहे थे। सफियान ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और फिर एक बेजार सी नज़र अपने साथ वाली सीट पर लेटी उस बेफिक्र सी आत्मा पर डाली। सोते हुए उसकी लंबी पलकों में हल्की हल्की कंपन थी। छोटी सी लाल नाक के नीचे कटावदार होंठ सफियान को एक पल के लिए बहका गए, मगर वो सिर झटकता हुआ बाहर आया और दरवाज़ा जोर से बंद किया। गाड़ी की पिछली सीट पर सोए तीनों आवारा लड़के हड़बड़ाकर उठ बैठे। सफ़र मुकम्मल हो चुका था। सफियान रिसेप्शन पर खड़ा अपने लिए रूम बुक करवा रहा था, मगर मसला यह था कि होटल में सिर्फ 2 ही कमरे खाली थे और सफियान को अकेले रहना पसंद था। वो दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाता जरूर था, मगर रात को हमेशा अलग कमरे में ही सोता था। वो एकदम पीछे पलटा। होटल में सिर्फ 2 कमरे खाली हैं, एक मेरा और एक तुम सबका। वो उंगली में चाबी घुमाता ऊपर की ओर बढ़ा। और उस लड़की का क्या करें जिसे तुमने ही लिफ्ट दी थी, उसे कहाँ रखें? सफदर ने चिढ़कर पूछा। उसे अभी वो लड़की संदिग्ध लग रही थी। मैं तो उसके साथ रूम शेयर नहीं कर सकता, उसने हाथ खड़े कर दिए। चलो फिर तुम गाड़ी में ही आराम करो, हमें तो कोई परेशानी नहीं उसके साथ रूम शेयर करने में। आदिल ने आंख दबाई तो सफियान एकदम पलटा। वो अपने दोस्तों की फितरत को अच्छी तरह जानता था। वो अब भी नशे के असर में थे, कहीं वो लड़की के साथ कुछ गलत न कर बैठे। वो जो कब से चुपचाप अपनी उंगलियां बेचारगी से चटका रही थी, सफियान की तरफ बेबस नज़रों से देखने लगी तो वो कंधे उचकाकर ऊपर चला गया। मेरी बला से भाड़ में जाए। वैसे भी लगातार गाड़ी चलाने की वजह से वो बेहद थका हुआ था और अब बस लंबी नींद लेना चाहता था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने जैकेट उतारकर सोफे पर फेंक दी। बार बार उस लड़की की आंखें उसके जहन के पर्दे पर उभरने लगीं। कोई अतीत की धुंधली सी तस्वीर याद आने लगी, मगर नहीं, ये उसका वहम था। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वो अपने ही ख्यालों को झटकता हुआ बिस्तर पर गिर पड़ा। दिमाग अब भी कुछ सोचने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर के बाद ही उसके खर्राटों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी थी। वो तीनों उस लड़की को बिस्तर पर बिठाए उसके चारों ओर बैठे उसके वजूद की खूबसूरती का जायजा लेने में मशगूल थे। वे तीनों अमीर बिगड़े हुए नवाबजादे थे। लड़कियों के साथ रातें गुजारना उनका पसंदीदा शौक था। वैसे तो सफियान भी उनमें शामिल था, मगर उसका टेस्ट काफ़ी हाई स्टैंडर्ड था। उसे कोई भी लड़की बड़ी मुश्किल से ही पसंद आती थी
और वो कुछ पल गुजार कर दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखता था। वो एक बहुत बड़े सियासतदान सिकंदर शिराजी का बेटा था, जो देश की बड़ी पार्टी को लीड करने वाले थे। उनकी ख्वाहिश थी कि सफियान भी अपनी पढ़ाई के बाद सियासत में आ जाए और उनके साथ मिलकर काम करे, मगर सफियान को सियासत से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ अपने पापा की वजह से वो खामोश रहता था और अभी तक उन्हें कोई साफ साफ जवाब भी नहीं दिया था, क्योंकि सियासत में आने का मतलब था खुद को हर तरह के स्कैंडल से बचा कर रखना, अपनी मर्जी की ज़िंदगी से इस्तीफा देकर हर वक्त बनावटी चेहरा लिए कैमरों की जद में रहना। और इसी बात से उसे चिढ़ थी। उसे बनावट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो जैसा था वैसा ही नज़र आना चाहता था, अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था, मगर ये नहीं जानता था कि अगली सुबह उसके लिए कितनी बुरी साबित होने वाली है। एक ही रात में सब कुछ बदल जाने वाला था, उसकी ज़िंदगी, उसका फ्यूचर, उसकी खुशियाँ, सब कुछ। अगर उसे जरा सी भी भनक होती तो वो उस लड़की को कभी भी अपने साथ लेकर ना आता, जो उसकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़े ख़तरनाक मोड़ पर लाकर छोड़ने वाली थी। तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कभी ज़िंदगी में लड़की नहीं देखी, या फिर मेरे जैसी खूबसूरत हसीना लड़की नहीं देखी? संदस, जो कुछ देर पहले डरी सहमी सी बैठी थी, अचानक से आत्मविश्वासी हो गई और बिस्तर पर जरा सा फैल गई। उसका लहजा, अंदाज सब एकदम बदल गया था। वे तीनों मुंह खोलकर उसे देखने लगे, क्योंकि अब तो वो खुद उन्हें दावत दे रही थी। तुम सब यही चाहते हो ना कि मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारा दिल बहला दूं? आखिर तुम लोगों ने मेरी मदद की है, तो मैं किसी का एहसान नहीं रखती, मगर इससे पहले मेरी कुछ खातिरदारी तो करो, ताकि मैं तुम तीनों को एक ही वक्त में खुश कर सकूं। वो अदाओं से बोली तो अदील शरारत से एक आंख दबाकर उन दोनों को देखने लगा, जिनका वक्त अब रंगीन होने वाला था। मुझे इस वक्त चाय की तलब हो रही है, तो प्लीज़ मेरे लिए चाय मंगाओ, वो थकान भरे लहजे में बोली तो अदील ने फ़ौरन रूम सर्विस को कॉल करके चाय मंगवाई। थोड़ी देर के बाद चाय आ चुकी थी। अदील, ऐसा करो, एक कप चाय अपने उस खड़ूस दोस्त को भी दे आओ, जो अलग कमरे में सोना पसंद करता है, वो बेझिझक अदील से बोली थी और एक कप उसकी ओर बढ़ा दिया। अदील उसकी इस कदर बेबाकी पर हैरान हुआ और फिर तुरंत वो कप रूम सर्विस वाले को थमाया और साथ वाले कमरे में जाने की हिदायत दी और ख़ुद संदस के पहलू से लगा घूंट घूंट पीने लगा। बेशक उस लड़की पर सबसे पहला हक उसी का था। संदस मुस्कुराकर सबसे बातें करने लगी। थोड़ी देर पहले वाली बेबसी चाय के धुएं में ख़त्म होने लगी। इससे पहले कि वो तीनों संदस को अपनी बाहों में लेते, उनके दिमाग पर एकदम सुस्ती सी छा गई और वो वहीं इधर उधर ढेर हो गए। संदस ने एक तंजिया मुस्कान होठों पर सजाई। उसकी नज़र में सब मर्द भेड़िए थे। वो एक भेड़ियों की भीड़ से आज़ाद होकर आई थी, अब दूसरे झुंड में कैद होना नहीं चाहती थी, मगर उसे एक काम जरूर करना था, जिसके लिए उसने उन चारों से लिफ्ट मांगी थी। आखिरकार इतने सालों के बाद बदला लेने का वक्त जो आ गया था। तीनों को नफरत भरी नज़र से देखती हुई वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके बराबर वाले कमरे में दाखिल हुई थी। वो बेड पर बेखबर सो रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए उसके कदम बेड की तरफ बढ़े थे और उसके पहलू में जाकर लेट गई। कंबल अपने और उसके दोनों के ऊपर बराबर किया था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था और वो अपने मकसद में कामयाब होती जा रही थी। यहाँ तक कि सुबह की रोशनी भी आसमान पर फैलने लगी थी। चिड़ियों की चहचहाहट कानों को बड़ी भली मालूम हो रही थी। उसका दिमाग नींद में बुरी तरह उलझन का शिकार था, जैसे कोई लगातार उसके वजूद पर बोझ बना हुआ हो। वो उसे दूर हटाने की कोशिश करता तो फिर से वो एहसास उस पर हावी होने लगता। अचानक एक झटके से उसकी आंख खुल गई। आंखें मसलने के बाद वो कुछ पल छत को घूरता रहा, फिर लिहाफ उतार कर परे धकेला कि अचानक ठिठक कर रह गया। उसके वजूद पर कोई भी कपड़ा नहीं था। सफियान को यकीन था कि वो रात को एक टी शर्ट और जीन्स में सोया था। जूते तक उतारने की जहमत नहीं की थी, मगर ये क्या, एक झटके से उसने लिहाफ को फिर से अपने जिस्म पर तान लिया। कुछ बहुत गलत होने का एहसास उसकी रगों में उतर चुका था। उसने चोर निगाहों से बिस्तर की दूसरी तरफ देखा तो जैसे 500 वाट का करंट लगा हो और सफियान का पूरा जिस्म कांपने लगा। वो उसके पहलू में मुंह के बल सुकून से लेटी नींद के मजे ले रही थी। दूधिया कमर से लिहाफ खिसक कर बहुत नीचे जा चुका था। आधी कमर को बालों ने अपनी लपेटे में ले रखा था और बाकी आधी सफियान के खून की रफ्तार बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। व्हाट द हेल, उसके होठों से अचानक निकला। ये सब कैसे हुआ? ये लड़की तो साथ वाले कमरे में थी, यहाँ कैसे पहुँची, वो भी इस वक्त? ओ माय गॉड, वो सिर पकड़कर रात वाला मंजर याद करने लगा
जो आखिरी मंजर उसे याद आया वो रूम सर्विस के हाथ से चाय लेकर घूंट घूंट पीने का था। हालांकि उसने चाय ऑर्डर नहीं की थी, मगर कप पूरा खाली कर गया था। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। क्या चाय में नशा था कि मैं बहक गया? वो खुद से सवाल जवाब कर रहा था। जिस्म अभी तक कंपन की हालत में था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी लड़की के साथ रात नहीं गुजारी थी, मगर अपनी मर्जी के बिना तो कभी नहीं। वो अपने बाल मुट्ठियों में भींचने लगा। उसे उस मासूम लड़की पर तरस आया जिसकी इज्जत रात को उसने रौंदी थी, वो भी होश में आए बिना। वो धीरे से बिस्तर से नीचे उतरने लगा कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने झट से बिना देखे मोबाइल कान से लगाया। होश अभी तक काम नहीं कर रहे थे। हेलो, मुश्किल से उसके होठों से निकला था। कहाँ हो तुम सैफ़ी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान वापस आ चुका हूँ और आज एक अहम मीटिंग में जाना था। मगर तुम्हें याद हो अगर तुम्हें याद हो तो तुम्हें भी साथ चलने को कहा था मैंने। आखिर कब तुम एक जिम्मेदार मर्द बनोगे? छोड़ दो ये बचपना। सिकंदर शिराजी उसकी सुने बिना ही अपनी सुनाने लगे। पापा, मुझे क्या लेना देना मीटिंग और सियासत से? आपको बता चुका हूँ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। वो बेजारी से सरगोशी में बोला। कनखियों से उसने अपने साथ लेटी उस लड़की को भी देखा था जिसकी सांसें अब भी सामान चल रही थीं। वो गहरी नींद में थी। ओह शट अप सैफी, मुझे तुम्हारा ये नॉन सीरियस बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं। ग्रो अप मैन, तुम इस देश की लीडिंग सियासी पार्टी को लीड करोगे। तुम्हारा फ्यूचर यही है और मैं तुम्हारी बक बक अब और नहीं सुनूंगा। पहली फुर्सत में मेरे पास पहुंचो अभी। फ़ोन झटके से बंद हो चुका था और सफियान बेबसी से मोबाइल स्क्रीन को घूरने लगा। फिर जोर से टेबल पर पटक दिया, मगर फिर एक एहसास के तहत उसने साथ लेटी लड़की को देखा। होश फिर से जाग उठे और 14 तबक रोशन हो गए। इससे पहले कि वो दिमाग पर जोर देता कि पिछली रात क्या हुआ था, अचानक वो लड़की मुस्कुराई और फिर उसने आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग माय बॉय, वो एक अदा से बोली और सफियान का सांस तक अटक गया। ये कल रात वाली मासूम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। उसके तो अंदाज ही बदल चुके थे। वो सरक कर उसके और भी साथ लग गई। सफियान एक झटके से उससे दूर हुआ था। तुम होश में तो हो लड़की? ये क्या कर रही हो? कल रात मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अकेला सोया था। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? डोंट टेल मी कि मैं नींद में चलकर तुम्हारे पास गया, तुम्हें बाहों में उठाया और ले आया। मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाना और ना ही मजलूमियत का ड्रामा रचाना। सफियान उसके दिलकश शराबे को मुश्किल से नज़रअंदाज करते हुए बोला। तुम पर इल्ज़ाम कौन लगा रहा है माय डार्लिंग? मैं खुद तुम्हारे पास आई थी। रात को तुम्हारे रूम की डुप्लीकेट चाबी लेना मेरे बाएं हाथ का काम था। असल में इस होटल का ज़्यादातर स्टाफ मुझे जानता है, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। पहले तुम्हारे दोस्तों को नशा दिया, वो तो मस्त नशे में बेहोश होकर गहरी नींद सो रहे होंगे, और फिर तुम्हें मदहोश कर दिया क्योंकि मैं तुम्हारे विरोध के बिना ही तुम्हें अपने बस में करना चाहती थी। और देखो, मैंने कर दिखाया। वो एक अदा से बोली तो सफियान के तन बदन में जैसे चिंगारियां भर गईं। वो इस लड़की की जुर्रत और बेबाकी पर हैरान था। ऐसा नहीं था कि उसके सर्कल में कभी कोई ऐसी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अक्सर लड़कियां तो खुद उसे दावत देती थीं, मगर ये लड़की तो सफियान की मर्जी के बिना उसके बिस्तर तक आई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। उसका हैरान होना और फिर गुस्सा करना बनता था। आज तक मेरी मर्जी के बिना किसी भी लड़की ने मुझे हाथ नहीं लगाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस कमरे में आ गई? वो उस पर गरज उठा था तो संदस ने तंजिया मुस्कान चेहरे पर सजा ली। मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर चुकी हूँ और उसका खमियाजा तुम अब भुगतोगे मिस्टर सफियान सिकंदर शिराजी। वो बिस्तर से उठती हुई कदम कदम उसके करीब आई थी। अब उसने लिहाफ अपने ऊपर लपेट रखा था। सफियान के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहती हो तुम मुझसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इनफैक्ट मैं तो तुमसे ज़िंदगी में पहली बार मिला हूँ। हाँ, तुम सच कह रहे हो, तुम वाकई मुझसे पहली बार मिले हो, मगर मैं कब से तुम्हारे पीछे थी। तुम्हें बर्बाद करना चाहती थी, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को भी, ख़ास तौर पर तुम्हारे बाप को। तुम्हारे बाप ने मुझे बर्बाद किया और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो। अब मैं देखती हूँ कि वो कैसे बड़ी शान से इस ज़मीन पर चलता है। जो लोग उसकी इज्जत करते थे अब भी उस पर थूकेंगे। वो जो तुम्हें अपनी तरह कामयाब बनाना चाहता था और तुम्हारा करियर बनाना चाहता था, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा करियर बनने से पहले ही मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। उसी तरह उसका सिर झुक जाएगा, क्योंकि हर फिरौन के लिए एक मूसा जरूर होता है और मैं उसके लिए मूसा बनकर आई हूँ। संदस की आंखों में चिंगारियां सी चमक उठी थीं, जैसे उसे अतीत की कोई बहुत दर्दनाक याद ने घेर लिया हो
और वो सारा बदला उसी शख्स से लेना चाहती हो जिससे वो पहली बार मिली थी। अच्छा, तो तुम क्या कर लोगी? मैं भी तो देखूं कि एक छटांग भर की लड़की कैसे मेरे बाप को और मुझे बर्बाद करती है। सफियान ने भी बिस्तर पर पड़ी अपनी शर्ट पहनते हुए शान बेनियाजी से पूछा था। इसका जवाब आज तुम्हें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलेगा जो तुम अपने बाप के साथ बैठकर करने वाले हो। उसने भी उसे बराबर का जवाब दिया था। तो सफियान बुरी तरह झुंझला गया। मेरी बला से भाड़ में जाओ, मैं तो जा रहा हूँ, जो करना है कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। वो अपना वॉलेट और मोबाइल साइड टेबल से उठाते हुए बोला। रिस्ट वॉच पर वक्त देखा तो सुबह के 10 बज रहे थे। उसे फौरन यहाँ से निकलना था, पापा की कॉल करने से पहले। उससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता, वो अचानक उसके सामने आ गई। पहले देख तो लो कि रात भर तुमने मेरे साथ क्या किया है, उसके बाद चाहे तो चले जाना। संदस ने अपना लिहाफ थोड़ा सा नीचे सरकाया तो सफियान के पूरे बदन के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि सामने खड़ी लड़की के दूधिया वजूद पर जगह जगह खरोचों और जख्मों के निशान थे। उसके साथ जैसे कोई वहशी सलूक किया गया हो। सफियान के पूरे वजूद में एक सिहरन सी दौड़ गई। नो वे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, मैं इतना वहशी नहीं हूँ, सफियान बेबसी में बोला। आंखों में अविश्वास और घबराहट साफ झलक रही थी। तुम मुझे बदनाम करने के लिए इतनी चीप हरकत करोगी? अपना वजूद दिखाओगी सबको? उसकी आवाज़ में एक झटका था, कांपती हुई आवाज़ थी। संदस ने एक लंबी, कटु और जीत भरी हंसी छोड़ी। वो खिलखिलाकर बोली, सिर्फ वजूद ही नहीं, मैं वो वीडियो भी सबको दिखाऊंगी जिसमें तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया था। उसकी आवाज़ में पानी की तरह ठंडक नहीं बल्कि आग थी, हर शब्द जज्बातों से जलता हुआ। आज रात जब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे ना, तो वीडियो भी साथ चलेगी और तुम्हारे बाप की जो इज्जत है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। जो बड़ा रुतबेदार और बाइज्जत बना घूमता है, वही सबकी नज़रों में घटिया ठहराया जाएगा। उसके लहजे से एक आग सी निकल रही थी और वो आग सफियान के अंदर भी फैल रही थी। एक अनहोनी सिहरन थी जो उसके वजूद में दौड़ रही थी। क्या तुम मेरे बाप को बेइज्जत करने के लिए अपनी इज्जत का तमाशा बनाओगी? पता है ना एक औरत की इज्जत छिन जाने पर उसकी ज़िंदगी कैसे बिखर जाती है? सफियान ने गुस्से और डर के मिले जुले स्वर में कहा, पर उसकी कोशिश बेकार गई थी डराने की। मेरी और मेरे बाप की बदनामी तो कुछ दिनों की बात होगी, लोग भूल जाएंगे, पर तुम्हारा क्या होगा? लोग तुम पर थूकेंगे, कोई तरस नहीं खाएगा। वो उसे भविष्य का आईना दिखाकर डराने की कोशिश कर रहा था। संदस की आंखों में ठंडी कड़वी हंसी थी और वो जोर देकर बोली, तुम ठीक कह रहे हो सफियान, वाकई इज्जत एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, और मैं तो अपनी इज्जत बहुत पहले ही खो चुकी हूँ। मेरे पास अब खोने को कुछ नहीं बचा। तुम्हारे बाप की वजह से मैं आज एक तवाइफ बन चुकी हूँ, और तवाइफों की कोई इज्जत नहीं होती, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका स्वर पक्का, कटु और अंतिम था। जाओ और अपनी बर्बादी का इंतजार करो। उसने सफियान को जड़ सा कर दिया था। वो उसके सामने से हट चुकी थी और बिना एक और शब्द कहे वॉशरूम की ओर चली गई। सफियान कई लम्हों तक हिलने के काबिल नहीं रहा। आखिर क्या किया था उसके बाप ने उस मासूम लड़की के साथ कि वो अपना बदला लेने के लिए इस हद तक चली गई थी? वो बस अफसोस से सिर हिलाकर वहाँ से निकल गया। उसे अभी भी यकीन नहीं था कि वो लड़की, चाहे वो खुद को तवाइफ ही क्यों ना कह रही हो, अपनी इज्जत यूँ सोशल मीडिया पर उछाल देगी। मगर शायद वो गलत था। वो चेहरे पर मास्क लगाए, लॉन्ग कोट पहने सड़कों पर बेमकसद चल रही थी। शायद उसे कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं थी। 24 साल की संदस, जिसने अपनी ज़िंदगी के 5 साल उस जगह पर गुजारे थे जहां रातें जागकर और दिन सोकर बिताए जाते थे, उसकी किस्मत उसे अर्श से फर्श पर ले आई थी, सिर्फ एक शख्स के जुल्म की वजह से। वो अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसके पापा एक ईमानदार ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली थी और ना ही वे किसी से डरते थे। संदस उनकी इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। वो अपने पापा शफीक हुसैन के साथ बहुत अटैच थी। वो अभी स्कूल में पढ़ती थी, मगर उसके ख्वाब अभी से बहुत ऊंचे थे। अपने पापा की तरह ईमानदारी से किसी ऊंचे ओहदे पर फाइज होना चाहती थी। उसकी माँ साइमा एक स्कूल टीचर थी। वे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और अपनी जात में मुकम्मल थे। शफीक साहब रोज़ाना ऑफिस से वापसी पर उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लाना नहीं भूलते थे, क्योंकि संदस को चॉकलेट्स बहुत पसंद थी। एक दिन शफीक साहब घर लौटे तो संदस उनके कंधे से लिपट गई। पापा, फ्राइडे को मेरा बर्थडे है। इस बार आप और मम्मा सागर किनारे चलेंगे और वहीं हम सेलिब्रेट करेंगे मेरा बर्थडे। और आपने तो प्रॉमिस भी किया था कि इस बर्थडे पर आप ऑफिस से लंबी छुट्टी लेंगे और हम घूमने जाएंगे। आप अपना वादा तो नहीं भूले ना?
उसने लाड से कहा। शफीक साहब ने नरमी से उसे खुद से अलग करते हुए कहा, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे सब याद है, जैसा तुम बोलोगी वैसा ही होगा। उन्होंने उसके गाल थपथपाए। संदस को वो कुछ परेशान से लगे। पापा सब ठीक है ना, आप परेशान लग रहे हैं। वो अचानक उनके माथे पर हाथ रखकर बोली, संदस बेटा, हर वक्त सर पर सवार मत रहा करो, अपने पापा को परेशान मत करो, जाओ अपना होमवर्क करो, शाबाश। पीछे से सायमा बेगम ने उसे डांटा तो वो मुंह सिकोड़े वहां से चली गई। शफीक साहब ने भी उसे नहीं रोका। उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। फिर रात भर शफीक साहब स्टडी रूम से बाहर नहीं निकले। वे एक अहम केस पर काम कर रहे थे जो करप्शन से संबंधित था, और इस बार जो शख्स उनकी हिट लिस्ट पर था वो एक बड़ा सियासी शख्स था, देश की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर सिकंदर शिराजी। अगर उसके खिलाफ ये करप्शन के सबूत खोल देते तो उसका करियर तबाह हो जाता। शफीक साहब रात भर उसके खिलाफ फाइल तैयार करते रहे। आज उन्हें शिराजी की तरफ से सख्त वार्निंग भी मिली थी, मगर उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया था, तो अब कैसे पीछे हट सकते थे। उन्हें नतीजों की परवाह नहीं थी। वे बस उसे बहुत जल्द बेनकाब करने वाले थे। वहीं दूसरी ओर सिकंदर शिराजी चुनावी प्रचार में व्यस्त था। उसे एक मुखबिर से खबर मिल चुकी थी कि उसके खिलाफ करप्शन के केस खुल सकते हैं और संभव है कि उसे चुनाव लड़ने से पहले ही जेल में बंद कर दिया जाए। सिकंदर शिराजी ने उस मुकाम का बरसों इंतजार किया था कि कब वो हुकूमत की कुर्सी पर बैठेगा, और अब जब वक्त आने वाला था तो शफीक नाम की तलवार उसके सिर पर लटकी हुई थी। ऊपर से मसला ये था कि शफीक ईमानदार और निडर था। ना तो उसे किसी शिराजी का डर था और ना ही उसके बाप का डर था। वे फैसला कर चुके थे, फाइल उनके हाथ में थी, अब बस उसे सोशल मीडिया तक लाना था। अगले दिन उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को ये फाइल दे दी, और ऐसी खबर जंगल में आग की तरह फैलती है। और फिर सच में ऐसा ही हुआ था। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह ही फैली थी। इस खबर के आते ही सिकंदर शिराजी की साख बुरी तरह प्रभावित हो गई। चुनावों से सिर्फ कुछ दिन पहले इतना बड़ा स्कैंडल उनके सिर पर था कि उनका बस नहीं चल रहा था। शफीक हुसैन समेत सारी दुनिया को आग लगा दें। वो अपने कमरे की बालकनी में टहल रहे थे। सिगार का धुआं उनके दिमाग पर चढ़ रहा था। अपने राजनीतिक करियर को बर्बाद होते वे अपनी आंखों से देख रहे थे। अचानक उनका मोबाइल जेब में थरथराया। जिस कॉल का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो कॉल आखिर आ ही चुकी थी। हाँ बोलो खबर, मुझे अच्छी खबर सुनाओ, वो जल्दी से बोले थे। खबर उनका बेहद खास बंदा था, किसी को रास्ते से हटाने का काम बड़ी सफाई से करने वाला। मालिक, वो लोग घर पर नहीं हैं, इस वक्त तो मुंबई में हैं, अपनी 14 साल की बेटी की सालगिरह मना रहे हैं। आप कहें तो उनकी पूरी फैमिली का सफाया कर दूं? ऐसा कर दूं कि लगे वे डूब कर मर गए? बिल्कुल सफाई से काम होगा सर। खबर की बात सुनकर सिकंदर कुछ लम्हों को सोच में पड़ गया। मैं उसे एक ही बार मारना नहीं चाहता, उसके सामने ही उसकी बीवी और बेटी की इज्जत को रुनते हुए देखना चाहता हूँ, जैसे उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी। उसके बाद वो मरे या जिए मुझे परवाह नहीं। ये कहकर उन्होंने फ़ोन जेब में रखा था। वे जानते थे कि खबर बहुत जल्द उनके हुक्म की पूर्ति करेगा। और फिर अगली सुबह सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल हो चुकी थी कि मशहूर एंटी करप्शन ब्यूरोक्रेट जो अपनी बेटी की सालगिरह मना रहे थे, उन पर अचानक ही कुछ शराबियों ने हमला कर दिया। उनकी आंखों के सामने ही उनकी पत्नी की इज्जत भी, और फिर उनकी 14 साल की बेटी को उठाकर ले जाया गया। शफीक हुसैन उस वक्त से अपने कमरे में बंद हैं। वो किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। आखिर अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को यूं लुटते हुए देखकर कौन सा मर्द होश में रह पाता। सिकंदर शिराजी सोफे पर टांग जमाकर बैठे उस खबर का आनंद ले रहा था। उसे अब शफीक हुसैन की जान लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अब उसका कोई फ़ायदा नहीं था। बहुत जल्द वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। अचानक उसका मोबाइल फिर से बज उठा। खबर कॉलिंग लिखा रहा था। उन्होंने फ़ोन कान से लगाया। मालिक, उसकी बेटी को मैंने उस जगह पहुंचा दिया है जहां उसकी इज्जत एक बार नहीं बार बार जाएगी, और शफीक बहुत जल्द पागल हो जाएगा जब वो अपनी जान से प्यारी बेटी का ये हाल देखेगा। बहुत अच्छा काम किया है खबर, तुमने हमेशा के लिए मेरा भरोसा खरीद लिया। वो मुस्कुराकर फ़ोन काट गए। अचानक उनके साथ सोफे पर कोई धड़ाम से गिरा। ये उनका 15 साल का बेटा सफियान था। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर उंगलियां फेरते हुए कहा, मेरा बच्चा आज परेशान क्यों है? क्या फिर टीचर से डांट पड़ी है? नो डैड, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड संदस का बर्थडे था। मैंने उसका फेवरेट चॉकलेट केक भी तैयार करवाया, पर वो स्कूल ही नहीं आई। कह रही थी उसे अपने बर्थडे
अपना बर्थडे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना है। दैट इज़ नॉट फेयर बाबा, मैं उससे नाराज़ हूँ। इतना अच्छा गिफ्ट भी लिया था मैंने उसके लिए, वो मुंह बनाकर बोला। और सिकंदर की हंसी फूटी। अरे अरे, कौन सी लड़की है जिसने मेरे बेटे का दिल दुखाया, जरा मुझे भी मिलवाओ कभी उससे, वो प्यार से बोले तो सफियान नाराज़गी भुलाकर संदस की शान में कसीदे पढ़ने लगा। पापा, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, वो बड़ी होकर आपके जैसा बनना चाहती है। एंड आई लाइक हर ड्रीम्स। सफियान के चेहरे पर दुनिया भर की खुशी छा गई थी और सिकंदर उसे गौर से देखने लगे। और मेरा बेटा क्या बनना चाहता है? बोलो, क्या तुम अपने पापा की तरह नहीं बनना चाहते? वो जिज्ञासु लहजे में बोले। नो पापा, लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं। मैंने न्यूज़ सुनी थी कि आप डर्टी काम करते हो। वो बेबाक लहजे में बोला तो सिकंदर शिराजी की नसें तन गईं। ये सब उस शफीक की वजह से हुआ है। उसे मैंने ऐसा सबक सिखाया है कि अगर जिंदा रहा तो याद रखेगा। मगर शायद किस्मत में शफीक साहब की ज़िंदगी और बाकी नहीं थी। अगले दिन न्यूज आई कि ब्यूरोक्रेट शफीक हुसैन की दिल के दौरे से मौत हो गई। उनकी बीवी के साथ ज्यादती के बाद उन्हें मार दिया गया और उनकी बेटी भी लापता है। वो ये दुख सह न सके और चल बसे। यह खबर सफियान के कानों में भी पड़ी थी, मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरें आती रहती थीं। मगर उसके बाद संदस कभी स्कूल नहीं आई और न सफियान उसे ढूंढ सका, न किसी को पता चला कि वो कहाँ गई। एक दिन वो उसके घर भी गया तो वहाँ ताला लगा हुआ था, मगर घर पर लगी नेम प्लेट देखकर वो ठिठक गया। वहाँ लिखा था ब्यूरोक्रेट शफीक हुसैन। सफियान के दिमाग में उस दिन की खबर घूमने लगी। उसकी उम्र इतनी नहीं थी कि वो समझ पाता कि ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ और इसके पीछे कौन था, मगर वो अक्सर उदास दिल से संदस को याद करता था। वो उसकी सच्ची और खरी दोस्त थी, वरना उसके ग्रुप की बाकी लड़कियां बनावटी लगती थीं, जिनमें उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वक्त यूं ही बीतता गया और वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया। हाँ, कभी कभी उसे वो मासूम सी लड़की याद आ जाती जो उसकी दोस्त हुआ करती थी, मगर अब वो न जाने कहाँ चली गई थी। शायद सफियान से हमेशा के लिए रूठ गई थी। हर उठता कदम उसे अतीत की गहराइयों में धकेल रहा था और तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी। उसे आज भी वो रात याद थी जब वो अपने पापा और मम्मा के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने समंदर किनारे आई थी, कि अचानक ऐसी कयामत टूटी कि उसके बाद उसकी खुशियाँ और उसका सुकून हमेशा के लिए उसे रूठ गए। उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने कुछ गुंडों ने, उसका बाप पागलों की तरह चिल्ला रहा था और संदस, उसे तो जैसे गहरी चुप लग गई थी। सदमे के मारे उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था और वो गुंडे उसे अपने साथ उठाकर ले गए और वो पापा पापा पुकारती रह गई। मगर शफीक साहब के सिर में किसी चीज़ के लगने से वो बेहोश हो चुके थे। वो अपनी बेटी की आखिरी पुकार भी सुन न सके और यूं संदस हमेशा के लिए उनकी नज़रों से ओझल हो गई। वो तब सिर्फ 14 साल की थी जब उसके कानों में घुंघरुओं की छन छन सुनाई दी और साथ ही एक आवाज़, मालिक सिकंदर शिराजी साहब, आपका काम हो चुका है। उस लड़की को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि जिसके बारे में जानकर उसका बाप शर्म से ही मर जाएगा। आधा तो वो अपनी बीवी को देखकर मर गया होगा, बाकी आधी जान उसकी अब निकल जाएगी। संदस के दिमाग में बस एक नाम कील की तरह गड़ गया था, सिकंदर शिराजी, और उसने तय कर लिया कि वो उस शख्स से जरूर मिलेगी और उसे ऐसी मौत देगी कि ना तो वो जी सकेगा न मर सकेगा, क्योंकि उस एक आदमी ने उसे उसका साया, उसका आसमान छीन लिया था और ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां इज्जत हर रात खराब की जाती थी। 2 साल तक उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी गई और 16 साल की उम्र में उसे काम पर लगा दिया गया। उसे बस पहली बार ही बहुत रोना आया था और वो रोई भी थी, चीख चीख कर रोई थी। और फिर उसके बाद वो पत्थर बन गई, क्योंकि अब उसे कोई एहसास नहीं होता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। बस याद था तो एक नाम, सिकंदर शिराजी। वो उस वक्त अपने बाप के सामने खड़ा था। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। पापा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने जल्दी से सिकंदर शिराजी को भीड़ से अलग खींचा। वो हैरानी से उसे देख रहे थे। क्या बात है सैफी? कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और तुम्हें अभी बात करनी है? वो कुछ झुंझला गए। पापा, एक बार मेरी बात पूरी धैर्य से सुन ले। उसके बाद वो उन्हें अपने साथ कहीं लेकर गया और सारा वाकया उन्हें सुनाने लगा। आखिर वो कौन है पापा जो आपसे बदला लेने के लिए खुद को इस हद तक गिरा चुकी है? वो हैरान और परेशान होकर अपने बाप से पूछ रहा था और सिकंदर शिराजी किसी गहरी सोच में डूब गए। उनके दिमाग में दूर दूर तक कोई भी ऐसी लड़की नहीं आई। तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की से मिलवाओ, उससे बात करते हैं, पता करेंगे कि आखिर कौन है जो मुझे बदनाम करना चाहती है।
सिकंदर साहब फिलहाल किसी भी तरह के स्कैंडल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो कुछ प्यार मोहब्बत से ही उस लड़की के साथ निपटना चाहते थे, वरना उनके पास और भी कई रास्ते थे। मैं नहीं जानता पापा कि वो लड़की कौन है। सैफी की आंखों के सामने एक पल के लिए संदस का चेहरा लहराया था, मगर वो उसका नाम तक नहीं जानता था, तो फिर उसे कैसे ढूंढेगा, कहाँ ढूंढेगा। सिकंदर शिराजी ने गुस्से भरी नज़रों से उसे देखा। बहरहाल अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ। उन्होंने गुस्से से माथा थाम लिया। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। उनका हाथ पकड़कर वो उसे स्टेज की तरफ ले गए। सैफी के चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। वो कह चुकी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे और उसके बाप को बदनाम कर देगी, मगर असली चिंता अब खुद उस लड़की की थी। वो मासूम लड़की अपने साथ ये सब क्यों कर रही थी? उसके पास बहुत सवाल थे, पर जवाब एक भी नहीं था। वो दोनों बाप बेटा स्टेज पर बैठे थे और 10 मिनट में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो कोई वीडियो मैसेज था। पहले तो सैफी ने अनदेखा करने की कोशिश की, मगर एक अनजाने नंबर से वीडियो मैसेज आना, ऊपर से संदस की धमकी याद आना। कुछ सोचते हुए वो एक साइड हो गया और मोबाइल इस तरह अपने सामने किया कि उसका बाप न देख सके। वीडियो प्ले कर दी। वीडियो प्ले होते ही होटल के उस बेडरूम के दृश्य चलने लगे और सैफी की आंखें हैरानी से बड़ी होती चली गईं। वो लड़की बाकी बदला लेने की आग में पागल हो चुकी थी। वो खुद अपने साथ इतना गलत कैसे कर सकती है? उस रात का एक एक पल उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। वो बेहोश नहीं था, लेकिन मदहोशी में जरूर था और पूरी शिद्दत से उसके ऊपर हावी था। सैफी वो सब कुछ वीडियो पर देख रहा था, जो उसने शायद चाय के नशे की वजह से सुबह को भूल चुका था। अचानक उसकी आंखें हैरत से पूरी फैल गईं, क्योंकि उसकी नज़र संदस की कमर पर दाईं तरफ गई। वहां पर एक चोट का कट का निशान था। उस निशान को देखते ही सफियान साकित हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। संदस, ओ गॉड, हरगिज भी नहीं। फिर वो कहीं अतीत में खो गया। उसे आज भी याद था। ये उसके स्कूल के दिन थे। वो दोनों जल्दी जल्दी क्लासरूम में दाखिल हो रहे थे। हम दोनों आज भी लेट हो गए हैं, जल्दी चलो संदस। और हाँ, आज भी हम फर्स्ट बेंच पर ही बैठेंगे, वो मुस्कुराता हुआ उससे बोला था। संदस चलते हुए उसकी तरफ देख रही थी। जब क्लासरूम में दाखिल होते ही आधे रास्ते में पड़ा बेंच देख न सकी। उसकी कमर सीधी बेंच में जा लगी और शायद बेंच के उस कोने पर कोई नुकीली कील थी जो सीधी उसकी कमर की दाईं तरफ लगी। अगले ही पल एक चीख थी जो संदस की सारी क्लास में गूंज गई थी। उसकी सफ़ेद यूनिफॉर्म बहुत तेजी से कमर के पास से लाल हो गई थी। क्या हुआ संदस, तुम ठीक हो? सफियान परेशान होता जल्दी से उसके पास आया था। जैसे ही उसने संदस की कमर को हाथ लगाकर देखा, उसका अपना हाथ खून से लाल हो गया था। तुम्हें तो बहुत खून निकल रहा है, चलो अभी हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वो बिना किसी स्टूडेंट और टीचर को देखे जल्दी से संदस का हाथ पकड़कर बाहर भागा था। अब दर्द सहना संदस के लिए मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर अंकल वहीं पर थे। वो दोनों को स्कूल छोड़ने आए थे। सफियान उसे रोज अपने साथ स्कूल लाता था और वो अपने घर के पास बस स्टैंड पर खड़ी होती थी जब सफियान उसे पिक कर लेता। लेकिन ये बात सफियान ने उसे किसी को भी बताने से मना किया था। वो कहता था, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और किसी को मत बताना। मैं तुम्हें इस तरह बसों के धक्के खाते नहीं देख सकता। अगले आधे घंटे बाद वो लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। यहाँ पर तो कट लग गया है, खून बहुत बह रहा है, हमें 2 टाँके लगाने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही संदस और जोर से रोने लगी। नहीं, मुझे नहीं लगवाने, मुझे बहुत दर्द होता है। सफियान उसके पास ही परेशान सा बैठा था। देखो संदस, ये ज़रूरी है, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, चलो शाबाश लगवा लो। मगर वो रोते हुए नाम में सिर हिलाने लगी। सफियान उसके पास बैठा था। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो जोर से, फिर दर्द नहीं होगा। उसने अपने बायां हाथ संदस के दाएं हाथ के करीब किया और संदस ने जल्दी से उसके दोनों हाथों से उसका हाथ दबोच लिया। अगले ही पल क्लिनिक में उसकी एक भयानक चीख गूंजी। बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी संदस। मतलब वो लड़की कोई और नहीं बल्कि संदस थी। सफियान को अब अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। वो उस निशान को अच्छे से पहचान सकता था। ये वही निशान था, वही चोट जो 10 साल पहले संदस को स्कूल में लगी थी। तो इसका मतलब वही संदस थी। अचानक से सफियान को सब कुछ याद आता चला गया। संदस के पिताजी की मौत, फिर उसे यह भी याद आया कि किस तरह लोगों ने उसके पिता पर इल्ज़ाम लगाए थे कि वो बुरा आदमी था। वो हैरान और परेशान साकित बैठा रहा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो नीचे एक और मैसेज जगमगा रहा था।
सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास सफियान। सिकंदर शिराजी, अगले 5 मिनट में ये वीडियो उस कॉन्फ्रेंस में चलेगी, फिर तुम और तुम्हारा बाप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो जानता था ये मैसेज भेजने वाली संदस ही थी। उसे किसी भी हालत में संदस को रोकना था। उसे अब अपने और अपने बाप की परवाह नहीं थी, पर वो किसी भी हाल में संदस को किसी और के सामने बदनाम नहीं होने देगा, क्योंकि वो सालों से उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वो उसका प्यार थी, उसका इश्क था। जल्दी से वो मोबाइल कान से लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं छोड़ता हुआ भागा। सफियान, सफियान। सिकंदर शिराजी साहब पीछे से दबे हुए लहजे में उसे बुलाने लगे, पर वो जा चुका था। वो लगातार उसी नंबर पर फ़ोन कर रहा था, पर सामने किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर 5वीं बार की घंटी पर उसने फ़ोन उठाया था। संदस, देखो मेरी बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ एक बार मुझे मिलने का मौका तो दो। मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार। अगर उसके बाद तुम्हें लगे कि तुम्हें ये वीडियो पब्लिक करनी है तो बेझिझक कर देना। मैं तुम्हारे रास्ते में रुकूंगा नहीं। सिर्फ एक बार मुझे मौका तो दो संदस, प्लीज़। मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। वो अपना नाम सुनते ही हैरान हुई थी। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम संदस है? वो चौंक गई कि वो कैसे उसे जान गया था। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, सिर्फ एक बार मुझसे मिलो। वो गाड़ी में बैठा था और अब गाड़ी को जल्दी से सड़क पर दौड़ा रहा था। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, पर उसे संदस से अभी और इसी वक्त मिलना था। संदस कुछ देर सोचने लगी। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। मैं अपने फ्लैट का एड्रेस भेज रही हूँ, आ जाओ। और हाँ, याद रखना एक बात, खबरदार अगर मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश की तो वीडियो फिर भी लीक कर दूंगी, क्योंकि वीडियो मैं पहले ही दे चुकी हूँ। वो जानती थी कि ऐसे बिगड़े हुए रईस ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। उसके लहजे में कंजानी सी तड़प थी और संदस पल भर में मोम की तरह नरम हो गई। ठीक है। अगले 2 मिनट बाद ही उसने एड्रेस भेज दिया। जैसे ही सफियान ने एड्रेस देखा, वो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर था। वो जल्दी से मोबाइल फ़ोन वहीं डैशबोर्ड पर रखकर लोकेशन ऑन करता हुआ गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगा। 2 घंटे का सफ़र उसने सिर्फ 1 घंटे में तय किया था। उसे किसी भी हालत में बस संदस से मिलना था। वो उसके लिए पागल हो चुका था। 10 साल पहले के सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। दोनों का स्कूल में साथ बैठकर लंच करना, साथ पढ़ना, हंसना, मुस्कुराना। सफियान का संदस को किसी दूसरे लड़के से दोस्ती न करने देना, उसके लिए पजेसिव होना, क्या कुछ नहीं था जो उसे याद आया था। आंखों से आंसू तेजी से बहते जा रहे थे। 10 सालों का इंतजार था। वो कुछ घंटे पहले उसके पास थी और वो क्यों नहीं पहचान पाया उसे। एक पल के लिए उसे लगा तो था कि ये संदस है, मगर नहीं। वो संदस को ऐसी लड़की नहीं समझता था, इसीलिए अपनी ही सोच पर लानत भेजी थी। कांपते हाथों से उसने उस फ्लैट के दरवाजे की घंटी बजाई। 2 मिनट के इंतजार के बाद दरवाज़ा खोला। वो सामने ही खड़ी थी, बेअसर चेहरे के साथ। घुटनों तक की फ्रॉक पहने हुए थी, गले में दुपट्टा था, बाल खुले हुए थे। सिर्फ 5 मिनट, इतना कहकर वो दरवाज़ा छोड़कर अंदर चली गई। सफियान कुछ देर तक दरवाजे के बीच खड़ा उसे देखता रहा। दरवाज़ा बंद कर दो, ये शरीफों का मोहल्ला है, वो दर्द से बोली। सफियान के साके जिस्म में हरकत हुई। वो आगे बढ़ा, दरवाज़ा बंद किया। उसे लगा ये फासला जो बस वो कुछ कदमों का है, असल में 10 सालों का फासला बन चुका था। अब बताओ क्यों आए हो यहाँ पर? मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारा बाप अपनी साख बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, वो गुस्से से बोली। तभी अगले ही पल वो आगे बढ़ा और उन 10 कदमों का फासला उसने 4 कदमों में तय किया। और फिर जो हुआ वो संदस ने कभी सोचा भी नहीं था। वो उसके पास पहुंचकर उसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। इतनी मजबूती से उसने संदस को पकड़ रखा था जैसे उसे खो देने का डर उसकी रूह तक में उतर गया हो। संदस साकत खड़ी रही। तुम कहाँ चली गई थी संदस? पूरे 10 साल तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। मैंने शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा तुम्हें तलाशने में। तुम मुझे भूल गई? तुम्हें याद नहीं हम स्कूल में कैसे साथ बैठा करते थे? तुम अपने सफियान को भूल गई? मैं तुम्हारा सैफी, तुम्हारे बचपन का दोस्त। वो बोला तो आवाज़ भीगी हुई थी। उसके शब्द सुनकर संदस साकत रह गई। आंखों के सामने 10 साल पुराने मंजर उभर आए। वो उसे प्यार से सैफी ही बुलाया करती थी, मगर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सफियान वही सैफी होगा। उसने कभी सफियान के माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। वो स्थिर निगाहों से उसे देखती रही। कितनी ही देर बाद वो पीछे हटा था, मगर संदस अभी तक हैरान थी। तुमने अपना क्या हाल कर लिया संदस? वो उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरते हुए बोला। 10 सालों के बाद कोई उसे इस कदर मोहब्बत से, इस कदर
फिक्र के साथ उसके बारे में पूछ रहा था कि संदस की आंखों से आंसू आ गए। तुम मुझे भूल गई? आज तुम मुझे याद नहीं करती? देखो तो मैं तुम्हारा वही बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम भूल गई। ये तो शुक्र है कि मैंने तुम्हारी चोट देख ली जो तुम्हें स्कूल की बेंच से टकराने पर लगी थी, तो मैं तुम्हें पहचान गया, वरना तुम क्या करने वाली थी मुझे याद। पागल लड़की, तुम कैसे खुद को और अपनी इज्जत को इस तरह बर्बाद कर सकती हो? प्लीज़ ये मत करो संदस। वो तड़प उठा। संदस की आंखों के सामने एक पल के लिए उसके माँ बाप का चेहरा घूमा। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से उसे खुद से दूर धकेला। तुम्हारे बाप ने मेरे साथ क्या किया तुम जानते भी हो? उसने चिल्लाकर पूछा। क्या? क्या किया मेरे पापा ने, बताओ मुझे, वो उसी बेताबी से पूछने लगा। उसके बाद संदस बोलती चली गई और वो पत्थर बना सुनता गया। 10 साल, पूरे 10 साल मैं उस कोठे पर रही। तुम्हारे बाप ने मुझे तबाह कर दिया सफियान, और अब मैं तुम्हारे बाप को तबाह करने के लिए खुद भी तबाह होने को तैयार हूँ। मुझे मत रोको, उसने चिल्लाकर कहा। सफियान के अस्तित्व में चिंगारियाँ फूटीं। उसे अपने बाप से इस हद तक गिरने की उम्मीद नहीं थी कि एक 14 साल की लड़की से कोई इस तरह बदला ले। वो दहाड़ उठा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कितने ही मिनट वो कुछ न बोला। वे 5 मिनट जो संदस ने उसे दिए थे कब के गुजर चुके थे। बहुत देर के बाद उसके वजूद में हलचल हुई। मैं तुमसे वादा करता हूँ संदस, मैं तुम्हारी हर तकलीफ का बदला लूँगा, पर प्लीज़ अपनी वो वीडियो पब्लिक मत करना। मैं तुम्हें किसी भी मर्द के सामने बेआबरू होते नहीं देख सकता, क्योंकि तुम मेरी मोहब्बत हो, पागल लड़की। वो आखिरी बात बेबसी से चिल्लाते हुए बोला, और शब्द मोहब्बत संदस को उसके कानों में किसी भाले की तरह चुभते हुए सुनाई दिए। वो हैरान थी, पत्थर बन गई। कोई उससे मोहब्बत कर सकता है, ये बात उसके लिए अविश्वसनीय थी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अपने बाप को खुद पुलिस के हवाले कर दूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपनी वीडियो लीक नहीं करोगी। वादा करो मुझसे संदस, तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। वो अभी भी उसका चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भरकर बहुत प्यार से कह रहा था, और संदस उसकी आंखों में देखकर हार गई। मुझे सिकंदर शिराजी के बेटे पर यकीन नहीं है सफियान, पर मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मुझे अपने बचपन के दोस्त पर यकीन है। मैं इंतजार करूंगी कि कब तुम अपने बाप को पुलिस के हवाले करते हो। इतना कहकर वो कमरे में चली गई, जिसका मतलब था कि वो अब सफियान को और देखना नहीं चाहती। वो कितनी ही देर खाली हॉल में खड़ा रहा, फिर हिम्मत से बाहर निकला। अंदर वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सफियान ही होगा, वही सफियान जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। मैंने क्या कर दिया? मैं सैफी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं ये क्या करने जा रही थी? वो भीतर ही भीतर तड़पती रही थी, क्योंकि सफियान सालों से उसका दोस्त रहा था, एक अकेला सच्चा और वफादार दोस्त। उस दुनिया में कोई और ऐसा नहीं था जो संदस से दिल की बात करता। 1 हफ्ता गुजर गया और सफियान जानता था अपने बाप को कैसे बेनकाब करना है। उसने खुद ही अपने बाप के 2 दिन के अंदर अंदर करप्शन लीक कर दिए थे, और फिर अपने बाप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने पूरी कोशिश की कि उसके बाप को लंबी सजा हो। खुद तो कभी सियासत में जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हमेशा के लिए राजनीति को अपने परिवार की जड़ों से खोखला कर दिया, और संदस के साथ साथ उसके माँ बाप को भी इंसाफ दिलाया। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी। 1 हफ्ते से फ्लैट में ही बंद थी, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था। वो एक अमीर और रहमदिल शख्स की वजह से उस कोठे से भागने में कामयाब हुई थी, और उसी शख्स ने ये फ्लैट संदस के लिए दिया था। वो 50 साल का आदमी जो एक रात अपने घर के झगड़ों से तंग आकर वहाँ पहुँचा था, वही उसकी मुलाकात संदस से हुई थी। फिर उसने संदस की मदद करने का फैसला किया। संदस की ज़िंदगी की कहानी जान लेने के बाद वो आदमी उसका भला करता हुआ उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए गायब हो गया। कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में अचानक आते हैं और हम पर बहुत बड़ा एहसान करके बिना कुछ कहे चले जाते हैं। डोरबेल बजी तो वो जो अपनी सोचों में उलझी थी एकदम चौंक उठी। इस वक्त कौन आ गया? चूल्हा बंद करती वो दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खोला तो सामने सफियान खड़ा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सफियान दोबारा यहाँ आएगा। वो अपने बाप को गिरफ्तार करवा चुका था, और ये खबर तो खुद संदस ने न्यूज़ पर देखी थी। तुम यहाँ? बेअसल लहजे में पूछा गया। तुमसे बात करने आया हूँ। वो एक तरफ हट गई। वो अब उस शख्स से नफरत नहीं कर रही थी। वो अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूलों का एक बुके था। वो दरवाज़ा बंद करती पलटी तो उसने वो फूल संदस की तरफ बढ़ा दिए। तुम्हें ये बहुत पसंद है ना? देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रेश बुके लेकर आया हूँ, वो मुस्कुराते हुए बोला था। संदस के होठों पर भी एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। हाथ बढ़ाकर उसने बुके लिया, फिर उसे किचन के पास वाले सेल पर रखकर वापस खाना प्लेट में निकालने लगी। संदस,
उसने पुकारा। हम दोनों का हिसाब बराबर हो चुका है सफियान, और अब तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए, वो दर्द भरे स्वर में बोली। सफियान उसके पीछे ही किचन में आया। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों निकाह कर लें। वो इतनी आसानी से ये बात कह गया और संदस साकित निगाहों से उसे देखती रह गई। एक पल के लिए उसके हाथ से प्लेट गिरते गिरते बची। जल्दी से सफियान ने उसके हाथ से प्लेट पकड़ी और सैल पर रख दी। क्या हो गया? वो मुस्कुराकर बोला। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जानते भी हो कि 10 साल मैं किस जगह रहकर आई हूँ और कितने मर्दों ने मुझे छुआ होगा। तुम पागल हो गए हो सफियान। तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। जाओ यहाँ से, खुदा के वास्ते आइंदा यहाँ मत आना, वो तकलीफ़ की इंतहा में बोली। सफियान उसके और भी करीब आ चुका था। उसके दोनों हाथ थाम लिए। यकीन करो, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत गलतियाँ की हैं, शायद गुनाह किए हैं। लड़कियों के साथ वक्त बिताना मेरे लिए आम बात था। फिर हम दोनों एक जैसे ही तो हुए ना। अगर तुम अनटच नहीं हो तो अनटच तो मैं भी नहीं हूँ। तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हें ढूंढता था, लेकिन तुमसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर लड़कियों के पहलू में जाकर अपने दिल को सुकून दिया करता था। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मैं बहुत गलत था। अपने आप को, अपने जज्बों को पराई लड़कियों पर निछावर कर चुका हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं, बल्कि तुम मुझसे लाख दर्जा बेहतर हो। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो तुमने अपनी मर्जी से नहीं किया था, लेकिन मैं तो अपनी मर्जी से करता था ना। तुम्हें ये बात नहीं कहना चाहिए कि तुम मुझे रिजर्व नहीं करती, बल्कि मुझे ये बात कहना चाहिए कि मैं तुम्हें रिजर्व नहीं करता। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे अक्ल आ गई है संदस। मैं अब वो नहीं हूँ जो पहले था। तुम्हें 10 साल पागलों की तरह ढूंढा मैंने, और आज जब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ, ये नामुमकिन है। मैं तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ संदस। अगर तुम में ऐब है तो पाक तो मैं भी नहीं हूँ। देखो, जो कुछ बीत गया वो हमारा अतीत था, लेकिन अब वक्त है हम दोनों के सुधरने का। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे निकाह कर लो। मैं तुम्हारा महरम बनना चाहता हूँ और मुझे तुम हर हाल में कबूल हो। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ संदस। वो 10 साल की तकलीफ, वो तड़प मैं नहीं भूल सकता, वो बेबसी से बोला, और संदस भीगी आंखों से उसे देखती रह गई। तुम कैसे मुझ जैसी एक तवाइफ को कबूल कर सकते हो सफियान? वो टूटे लहजे में पूछ रही थी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो मेरी मोहब्बत हो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके बाद सुनते ही वो बेहिसी में उसके सीने से जा लगी। तुम इतने अच्छे क्यों हो सफियान? वो बेकाबू होकर पूछ बैठी। पता नहीं, शायद मोहब्बत इंसान को पाक बना देती है, वो मुस्कुराकर बोला, और गुन्ना आँखों से मुस्कुराती अब खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। 10 साल ऐसी जगह रहने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे अपना लेगा, मगर वही शख्स जिसके बाप की वजह से सब कुछ हुआ, वही अब उसे अपनाकर उसकी हर तकलीफ़ का इलाज करना चाहता था। और वो जानती थी कि सफियान कैसा है। वो उसे बचपन से जानती थी कि सफियान उसके साथ बिना माथे पर शिकन लाए पूरी ज़िंदगी रह सकता है। दोस्तों, हमारा जो नॉवल था इश्क का मरहम, तो उसका सेकंड पार्ट कल अपलोड किया जाएगा। उसे सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।